हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ। इसमें हम आपको अध्याय 9 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे। आज हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। खासकर वो दोस्त जरूर देखिए जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अनुपात जो है समान राशियों के बीच तुलना किया जाता है। यहां पर आपसे पूछा जाएगा, ये 14 मीटर है और कॉमा 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, इसका अनुपात निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो अनुपात कहता है कि हमेशा जो है समान राशियों के बीच तुलना किया जाता है। अगर समान राशि नहीं रहेगा तो वहां पर अनुपात बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले या तो इसको आप सेंटीमीटर में कोई एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसमें गुना करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा 700 सेंटीमीटर और यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है, तो प्लस 35 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 735 सेंटीमीटर। यहां पर अब हम अनुपात लिखेंगे। अनुपात, चूंकि दोनों का यूनिट समान हो गया है, तो 1400 सेंटीमीटर अनुपात 735 सेंटीमीटर। चूंकि दोनों का यूनिट समान है तो यूनिट से यूनिट कट जाता है। अनुपात में तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। अब 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 0, 7 पचे 35, 7 गुना 14, 200, फिर 5 से काटिए, 5 गुना 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 40। ये आपका जो है, अब ये जो रेशियो जो है समान अनुपात, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 40 अनुपात 21। इसको हम बट्टा में भी लिखते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। 40 बट्टा 21 भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात को हम बट्टा में और बट्टा को अनुपात में हम लिखेंगे इस तरीके से। इस पर परसेंटेज कैसे पूछेगा? यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसको अनुपात को जो है परसेंटेज में बताइए कितना होगा। तो इसको जो अनुपात को परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 4000 बट्टा 21, ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। यहां पर आपसे कहा जाएगा ये 3 अनुपात ये 2 है, ये अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया है, और इसको क्या है परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। यहां पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 3/2 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2 से काटेंगे तो 50, अब 50 तिहाई 150, ये आपका इतना परसेंट हो गया। इसी को हम अनुपात को परसेंटेज में भी हम लिख सकते हैं और प्रतिशत को भी हम अनुपात में लिख सकते हैं। यहां पर सवाल, इसके बेस पर सवाल बनता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा पूर्णांक के बेस पर। कहेगा कि एक परीक्षा का पूर्णांक जो है 500 है, यानी 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ है जिसमें 5 सब्जेक्ट है। आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे 10th का तो 500 मार्क्स का आता है, 5 सब्जेक्ट है। आपको कहा जाएगा कि टोटल मार्क्स जो है ना, आपको जो प्राप्त हुआ है वह 365 प्राप्त हुआ है। प्राप्त मार्क्स कितना हुआ है? 365, यानी कि 500 में से आपको कितना प्राप्त हुआ? 365। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट आपको आया, तो कैसे निकालेंगे? तो जितना आया है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे। जितना आया है उसको ऊपर लिखेंगे 365 और टोटल को नीचे, तो 500। और जो ये आया है इसको परसेंटेज में दिखाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा परसेंटेज में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 से 35, 5 से 15, यानी कि 73% आपका उत्तर आया। इसी में कहता कि बताइए टोटल पूर्णांक ये आपका 500 रहा और एक विद्यार्थी को जो प्राप्त मार्क्स है, प्राप्त मार्क्स 480 है, बताइए कितना परसेंटेज होगा? तो प्रतिशत जब भी कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जितना आया है उसको ऊपर लिखेंगे
टोटल को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 नमा 45, आया कितना जाएगा 3 5 36, यानी कि 96% जो है ये विद्यार्थी मार्क्स लाया है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। इस पर लैंग्वेज वाले सवाल कैसे आते हैं अब आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज वाले सवाल पूछा जाएगा और कहेगा कि किसी परीक्षा का जो पूर्णांक है उसका अगर कोई 33% लाता है तो वह पास हो जाता है, लेकिन वह 225 ही मार्क्स लाया और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए उस परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे, पास होने के लिए कितना मार्क्स की आवश्यकता था। तो आपको इसका जवाब कैसे देंगे, यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल देगा आप जो है जो टोटल पूर्णांक को आप मान लीजिए, यहाँ पे कुल पूर्णांक x मान लीजिए। अगर x का 33% अंक लाता तो पास हो जाता, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पास, x का 33% लाता तो पास होता, लेकिन वह 225 ही अंक लाया और फिर कितना से कर गया, फिर जो है ये 225 ही अंक लाया और 6 अंकों से ये कम रह गया, यानी कि अगर ये 6 अंक ले आता इसमें जोड़ देते तो पास होता। तो याद रखिए सवाल को हम पास को पास के बराबर रखते हैं या फेल को फेल के बराबर, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये भी तो पास हो गया ना। अब ये तो पास हो गया, यहाँ पर पास हो गया कितना 6 5 11 3 और 2, यानी कि अगर ये 231 अंक ले जाता तो पास होता, लेकिन 6 अंक कम लाया था, तो 6 अंक जो कम लाया उसी कारण फेल हो गया। तो अब देखिए ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, तो पास के बराबर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर x का 33% बराबर 231, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 11, 3 से काटेंगे 321 और 321, फिर 11 से काट लीजिए 11 7 77। तो यहाँ पर x बट्टा 100 बराबर 7, नीचे नहीं पूछे थे 1। अब इसको कैंची गुना कीजिए, क्रॉस गुना, x को 1 के साथ कीजिएगा तो x होगा और 100 को 7 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 700। अगर हमसे पूछता है कि 225 लाया है तो कितना परसेंटेज में कितना लाया, तो परसेंटेज में पूछता फेर का पूछता कि ये परसेंटेज लाया है 225, तो 225 लिखते ऊपर, नीचे 700 और इसको आप हल कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताइए, अगर अंक में देगा तभी ना इसको हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये जो है आपको फेल का प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कितना परसेंटेज लाया ये फेल वाला। अगर यहाँ पर नंबर देगा तभी हम इसको पास के बराबर करके इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपात और प्रतिशत दोनों मिक्स करके इस पे सवाल आता है। यहाँ पर हम एक सवाल लिए जिससे कि आपको अनुपात और प्रतिशत दोनों मिक्स करके है, इसको बोलते हैं पूर्णांक वाले सवाल। इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले हम सवाल को पढ़ देते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांकों के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 225 अंक कम मिले हैं जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप 100 मान की बना सकते हैं और x मान की, दोनों तरीके से बताएंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना पूर्णांक जो है या कुल पूर्णांक x, उसके बाद इसका जो है 33% अंक मिला है, तो यहां पर लिखेंगे पास होने के लिए जो है x का 33% अंक मिला। तो ये क्या हो गया, अगर इतना अंक लाता तो वो पास हुआ था, लेकिन कहा है कि वो 225 ही अंक मिला। तो यहां पर देखिए इसको हम यहां पे लिखते हैं x का 33% बराबर, अगर यहां पर देखिए 225 अंक मिला है तो इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, कह 6 अंकों से फेल कर गया, तो अगर 6 अंक इसमें ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे +6। अब इसको हल कर लीजिए, x गुना परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 33/100 बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 3 2, 11 से कटेगा 11 3 33 और 11 दूना 22, 11 कम 11, 3 से काटिएगा 3 7 21। तो यहाँ पर x बटा 100 बराबर 7/1, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 700।
आखिर में वह एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था, तो 700 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। उसमें से अगर ये 231 अंक लिया था तो पास हुआ था। यहाँ पर खुद कहा है कि 33% लाता तो पास होता। तो परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ, बस आपको टोटल पूर्णांक निकालना था। अगर इसको आप 100 में बनाते तो कैसे बनाते, 100 में मान के यहाँ पर लिखते माना कुल पूर्णांक जो है, कुल पूर्णांक 100%, मान लिए 100 का जो है 33%, यहां पर लिखेंगे पास, तो 100% का इसको 33% निकालेंगे तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इसे ही कट गया। इसका मतलब पास होने के लिए उसको कितना मार्क्स चाहिए, 33% पास हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ है, 225 अंक लाया लेकिन 6 अंकों से फेल कर गया। तो यहां पर हम पास को पास से तुलना करेंगे, 33% बराबर कितना, 225 और 6 तो 231 हो जाएगा। ये क्या हो गया, पास हो गया। तो 1% का मान निकालिए, यहाँ पर 1% बराबर 231 अब बट्टा 33, और यहाँ पे 100 से, क्योंकि टोटल पूर्णांक 100 है तो इसलिए 100 से गुना करेंगे, जिससे कि आपका एक पूर्णांक उड़ जाए 100%। अब इसे काट दीजिए, 3 से काटेगा तो 11 हो जाएगा, यहाँ 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 11 से काटिए 11 सत्ते 77, तो गुना करेंगे 7 को 100 से कितना हो जाएगा, 700। टोटल पूर्णांक कितना था, 700 का। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को बनाते हैं। यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ए बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कैसे बनाएंगे, देखिए ए कह रहा है बी से 20% अधिक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या कीजिए, परसेंटेज को तोड़िए, तो 20% है तो परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, इसको ऐसे लिखिए। तो यहां पर काटिए, एक यानी 20 5 105 करा, ए करा बी से, तो पहले क्या कीजिएगा, बी को मानिएगा, यहां पर लिखिएगा ए और यहां पर लिखिएगा बी। तो ये करा ए करा बी से, तो बी को मानिएगा नीचे वाले को 5, और ये फल यानी कि 1/5 जो आया है काट के परसेंटेज का मान, तो बी हो गया। अब बी से ए का तुलना कर रहा है, ए बी से कितना है, 20% अधिक है, ऊपर वाला प्लस बढ़ गया, तो ये आपका हो जाएगा 6। ये 5 से कितना हो गया, 6। तो कह रहा है कि बी जो कह रहा है ए से कितना कम है, तो ए से कह रहा है, आपको यहाँ पर बेस का ध्यान रखना पड़ेगा, हम पढ़ाए हुए हैं फिर भी एक बार बता देते हैं। तो बी कह रहा है ए से कितना कम है, बी कह रहा है ए से कितना कम है, ए से, तो पहले तो एक कम है एक ऊपर, ए से तुलना कर रहा है, यहां इसका बेस कितना लेंगे 6, क्योंकि ए से कर रहा है इसलिए, और 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसको काट लीजिए 3 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 50/3%। इसको तोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। इस प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिशत का ही प्रयोग होगा, लेकिन एक अलग तरीके से। आपसे यहाँ पर 2 टर्म नया जानने को मिलेगा, एक अंकित मूल्य और एक बट्टा। अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस और बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट। यहाँ पर आपको 2 नया टर्म सीखने को मिलेगा। ये क्या होता है, हम आपको सारी चीज अच्छे तरीके से समझाएंगे। हम एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप एक किताब खरीदने गए दुकानदार के पास, और आपको दुकानदार कह रहा है कि इस किताब का कीमत है 400 रुपया, और कह रहा है आप इस किताब को लीजिएगा तो हम आपको 15% डिस्काउंट दे देंगे, तो बताइए वो किताब हमको कितना में दिया, इसको कैसे निकालेंगे। तो आइए हम समझते हैं। अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, या कहीं पर इसको लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य। इंग्लिश में एक ही नाम है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, यानी कि किताब का जो मूल्य है, किताब का जो अंकित मूल्य है उस पर लिखा गया है 400 रुपया, और डिस्काउंट दिया जाएगा आपको, डिस्काउंट इसको हम बोलते हैं बट्टा, दिया गया है 15%।
तो बताइए वो किताब जो है हमें कितना में मिलेगा। तो याद रखिएगा अंकित मूल्य पर जो छूट देते हैं वो हमेशा विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य पर जो छूट देंगे वो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखते हैं, एसपी बराबर एमपी मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट। जितना डिस्काउंट देगा इसी तरीके से हम निकालेंगे। ये डिस्काउंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एसपी बराबर एमपी कितना है 400 इनटू यहां पर देखिए डी का मान रखिएगा 100, डी कितना 15/100 तो घट के आएगा 400 गुना 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना कर देंगे 5 चौक 20, 8 चौक 32, 33 34, यानी कि आपको जो है 340 रुपया में वह किताब जो है आपको दे दिया जाएगा। यानी कि ये जो एसपी जो होता है ना, ये दुकानदार के नजरिए से होता है कि दुकानदार जो है इस किताब पर इतना रुपया था और जो है 340 पर लेकर के बेच दिया। तो आप जो है आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस, लेकिन दुकानदार के लिए क्या हो गया वो एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लेके हम समझाते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य कुछ है, यानी पुस्तक का एमपी जो हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन उस पुस्तक को बेचा गया है तो वो जो ग्राहक जो खरीदा है ग्राहक के लिए तो सीपी हो जाएगा। ग्राहक जो है उस वस्तु को परचेज किया है कितना में 300 रुपया में, और ये जो दुकानदार है उसको जो है डिस्काउंट दिया है 20%। तो बताइए एमपी कितना है। तो याद रखिएगा ये एसपी होता है दुकानदार के लिए, लेकिन ग्राहक के लिए क्या होता है ये सीपी होता है। ये आपका दुकानदार के नजरिए से है और ये ग्राहक के नजरिए से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एमपी, ये दुकानदार हमें सोच रहा है तो एमपी इंटू 100 माइनस डी बटा 100, यही आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए ये कितना मिला ग्राहक को, ये 300 रुपया मिला, यहाँ पर लिखेगा 300, यानी कि वो 300 रुपया लेकर बेच दिया वस्तु को। और यहाँ पर देखिए एमपी पता नहीं है तो एमपी यहाँ पर यहाँ 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100, 20 चौक 80, 25 से 100, 4 से काटिए इधर इधर बराबर सामने में काट सकते हैं, 4 7 28, यहाँ पे 2 आ जाए, 4 5 20, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे 75 बराबर एमपी बटा कितना 5। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एमपी बराबर 75 गुना 5 बराबर 25 25 और 5 7 35 और 2 37, यानी कि उस दुकान ये जो है यानी उस दुकानदार जो पुस्तक बेचा उस पुस्तक का कितना लिखा हुआ मूल्य था 375 रुपया, यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बाद जो है यानी कितना खरीदा ग्राहक 300 रुपया में, और 300 रुपए लेकर के बेच दिया दुकानदार। तो इस प्रकार का यहाँ पे सवाल बनता है। यहाँ पर आपसे पूछा सकता है कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी आपको जिस कक्षा में है उसमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 रुपया है और इस पर जो है 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे बताएंगे, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंट, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में लिखिएगा डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट बटा नीचे एमपी इनटू 100, ये आपका डिस्काउंट निकालने का फार्मूला हो गया। यानी कि एक पुस्तक का जो है एक किताब का एमपी जो है एमपी मार्केट प्राइस 300 रुपया है और इसका डिस्काउंट कितना है 25, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे 25 बटा ये अंकित मूल्य नीचे 300 और गुना 100, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 बटा 3 कितना परसेंटेज में है 3 × 24, 1/3%, ये आपका ये डिस्काउंट निकालने का परसेंटेज में कह देगा। और आपसे पूछा जाएगा सवाल यही पे कि एक शर्ट जो है एक शर्ट खरीदा गया है 250 रुपया में और इस पर जो है 30 रुपया छोड़ा गया है, 30 रुपया यानी छोड़ा गया है या छूट दे दिया गया है, वह डिस्काउंट कहलाता है।
अगर आपको छूट कहीं पर भी ऐसा शब्द मिलेगा तो आप समझिएगा डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो पूछे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा, डी फॉर डिस्काउंट परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट को ऊपर रखिएगा और अंकित ये टोटल जो है एक को इतना में खरीदा गया है, तो यहाँ पर देखिए जब इतना में खरीदा गया है, इतना डिस्काउंट दिया है, तो 250 में 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी कि ये 280 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 0 से 0 कट जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा 300/28। इसको भाग करके देख लीजिएगा, ये इसका परसेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आप समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहेगा एक शर्ट जो है, ये शर्ट के बारे में बता रहे हैं, ये शर्ट जो 250 रुपया में बेचा है, ये जो खरीदा है 250 रुपया में, ये कौन खरीदा है, ग्राहक खरीदा है, और इस पर डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है आपको 30 रुपया छूट दिया। तो ये बताइए, ये टोटल जोड़ेंगे तो ना पता चलेगा जो कि शर्ट का मार्केट प्राइस कितना रहा होगा। तो शर्ट का मार्केट प्राइस जो है दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना, 250 और प्लस 30, तो टोटल हो जाएगा 280। यहाँ पर आपको डिस्काउंट को ऊपर और मार्केट प्राइस को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम इसके आगे की चीज को समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं टैक्स के बारे में। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, आप मान लीजिए 1000 का सामान खरीदे और उस पर जो है आपको 50 रुपया टैक्स लिया, यानी कि जीएसटी लगा करके, तो जो 50 रुपया अतिरिक्त दिए हैं वो जीएसटी लगा वही टैक्स हो गया। तो इसको जो है परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, अगर कहेगा इंक्लूड है, आपको यहाँ पर कभी कभी कहेगा कर सहित और कर रहित, दोनों में अंतर समझिए। कर सहित का मतलब उसमें जो टैक्स है इंक्लूड है, और कर रहित का मतलब टैक्स को छोड़ करके। अगर आपसे आप पूछेंगे दुकानदार को कितना पैसा हुआ, तो कर सहित बताइए तो कहेगा इतना, यानी 1050, और कर जो है रहित बताइए, कर को छोड़ करके, तो आप बताइए, वो बताएगा 1000 रुपया। तो आइए इस प्रकार के सवाल को हम हल करना सीखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि एक टीवी जो है, टीवी हम खरीदे हैं 8000 रुपया में, और ये कर जो है सहित है, इसका जो कर का जो ये टैक्स जो है, टैक्स ये 4% है। तो बताइए टीवी का वास्तविक प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले टैक्स, तो टैक्स जो हो जाएगा, पहले टोटल लिखिए, मूल्य 8000, इसका 4%, परसेंट हटेगा नीचे 100, इसको 2 0 से 2 0 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 80 गुना 4, तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी 320 रुपया जो है टैक्स हो गया। तो बताइए टीवी का ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस टीवी का, तो यहां पर हम लिखेंगे टीवी का ओरिजिनल प्राइस 8000 माइनस 320 रुपया। तो यहां पर 0 8 9 में से 3 गया तो 6 और ये 7, ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। टीवी का एक्चुअल मूल्य इतना था और टैक्स के साथ आपको दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 8000 रुपया। इस तरीके से पूछा जाएगा। कभी कभी कहेगा कि देखिए टीवी का जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 4% जो है ना टैक्स लगता है, तो बताइए कुल जो टीवी का कर सहित कितना होगा, तो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर कहेगा आपको कर रहित, एक टीवी का मूल्य जो है कर रहित जो है 6000 रुपया है, और 4% टैक्स लगता है, 4% टैक्स, तो कर सहित जो है कितना रुपया हुआ कर सहित। तो सबसे पहले टैक्स निकालिए इसका, 6000 का 4%, तो नीचे 100 2 0 2 0 6 24, यानी 240 रुपया। तो कर सहित कितना होगा टोटल कर सहित, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए ये 6000 रुपया, 6000 रुपया और प्लस 240 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 6240 रुपया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जैसे सवाल पूछेगा वैसे हम इसका उत्तर दे पाएंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उस पर कैसे सवाल बनते हैं, सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। यहाँ पर पहले हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे। पहले आप लिख लीजिए, पी को बोलते हैं मूलधन, ये सब हम पिछले क्लास में समझाए हैं। ए को बोलते हैं मिश्रधन,
और आर से लिखते हैं दर को, और टी से लिखते हैं समय को, समय। यहां पर पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, ए को बोलते हैं अमाउंट, आर को बोलते हैं रेट और टी को बोलते हैं टाइम। इस तरीके से यानी कि अगर हम किसी बैंक या किसी साहूकार से जो लेते हैं कर्ज, उसको हम बोलते हैं मूलधन प्रिंसिपल। अगर हम किसी समय के बाद कुछ अवधि के बाद जो धन लौटाते हैं उसके साथ अतिरिक्त दोनों मिला के देते हैं, उसको हम बोलते हैं मूलधन। ब्याज क्या होता है, तो कुछ जितने अवधि के लिए रखते हैं किसी धन को, तो उसके एवज में कुछ अतिरिक्त राशि देते हैं, उसको बोलते हैं ब्याज। यहाँ पर कुछ फार्मूला है, लेकिन फार्मूला से पहले हम आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ से पूछा जाएगा, देखिए प्रिंसिपल जो है आपको 1000 रुपया है और इस पर दर जो है, रेट जो है 10% लगता है, और समय जो है टाइम 2 वर्ष। इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं कि टोटल जो है ये 1000 रुपया, इसका 10% निकालिए, तो 10% निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा कितना, ये 100 आएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 10,000 का 10%, ये हटेगा तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 100। उसके बाद आप यहाँ पर ये प्रथम साल का है, पहला वर्ष का, यहाँ पर आप कुछ 100 रुपया यानी 1 साल का याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है 1 साल का। यहाँ पर दूसरे वर्ष का निकालना चाहते हैं, दूसरे वर्ष का, दोनों सही तो नहीं बोल रहा है, दूसरे वर्ष का 10% फीस का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है सूद दर सूद होता है, तो फिर इसका ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका 10% हो जाएगा 10। ये 10 एक्स्ट्रा क्यों आ गया, ये 10 दूसरे 100 होता, 10 क्यों आया, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लगता है, याद रखिएगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 100, 100, 200 और 10, तो 210 आपका ये ब्याज हो गया। इसी को बोलते हैं ब्याज दर ब्याज। अब यहाँ पर आप फार्मूला से समझते हैं, ये ब्याज को हम कहते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n माइनस 1। ये आपका इस चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कभी-कभी आपसे पूछा जाए कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो P प्लस CI होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस CI। यहां पर सवाल देगा कि देखिए मूलधन जो है 1000 रुपया है, रेट जो है 5% और टाइम 2 वर्ष के लिए, तो बताइए इसका ब्याज कितना होगा। तो हम इस फार्मूले पे निकालेंगे, तो CA बराबर हो जाएगा आपका P कितना लीजिएगा 1000 इंटू 1, R कितना है 5 बटा 100, ये वर्ष 2 ऊपर में माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से या 20 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा, ये 20 ही कम 20 एक 21, 21 का स्क्वायर 441 बटा कितना हो जाएगा 400 माइनस 1, भिन्न का घटाव कर लीजिए 1441 माइनस 400 बटा 400, यहाँ पे घट गया कितना आ जाएगा 1000 इंटू 41 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा और गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 5 का 20 बटा 2, काटेंगे 102.5, यानी कि 102 रुपया 50 पैसा जो है क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ब्याज पर कंडीशन लगा देगा, ब्याज अर्धवार्षिक है, त्रिमासिक है, वार्षिक है, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम एक चार्ट बनाते हैं, फिर इस पे सवाल करेंगे। कहेगा ब्याज जो है कैसे लिया गया है, ब्याज वार्षिक, छमाही या अर्धवार्षिक कहेगा, और त्रिमासिक, तिमासी या त्रिमासी लिखते हैं, त्रिमासी।
तो यहां पर जो हो जाएगा आपका दर और समय। अगर कहेगा ब्याज वार्षिक है तो जो दर इसका होगा आर और समय ये चलता जाएगा। अगर ब्याज कहेगा छमाही यानी कि एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा 6 महीना पे, तो दर जो होगा इसका आधा हो जाएगा और समय जो हो जाएगा इसका दुगुना हो जाएगा। ये आपका 6 माही का कंडीशन है। अगर त्रिमासिक कहेगा इसका रेट जो होगा 1/4 हो जाएगा और समय इसका इस पे 4 गुना हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। आपसे यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि P जो है मूलधन है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया है और रेट जो है 10% है और समय यानी टाइम जो है 1 वर्ष के लिए दिया गया है, 1 वर्ष। लेकिन यहां पर कंडीशन लगा दिया है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक नया टर्म जोड़ दिया है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो यहां पर जो है रेट जो हो जाएगा आधा। अब जो नया रेट जो हो जाएगा ये इसका ये आधा कर देंगे 5%। देखिए नया रेट क्या हो गया, आधा हो गया ना, और समय जो हो जाएगा ये दुगुना हो जाएगा। तो एक में दूसरे यहाँ जो टाइम होगा T फॉर टाइम, ये टाइम जो हो जाएगा इसका 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये 2 वर्ष आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए, सेम इसी कट ये सेम आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर CI बराबर होता है P इंटू, इसको बार बार लिखिएगा याद हो जाएगा, 1 प्लस R बटा 100 के पावर n माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट 1। यहाँ पे CI बराबर लिखिएगा P कितना है 10,000, तो 10,000 लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस R कितना है, R लिखिए। अब ये R नहीं लिखिएगा तो फिर आपका गलती हो जाएगा, ये 5%, 5 बटा 100 के पावर कितना, समय कितना लेंगे 2 वर्ष, ये 2 लीजिएगा, ये 2 वर्ष माइनस 1 और ये ब्रैकेट 1। यहाँ पर 10,000 5 से काटिए तो कितना जाएगा 20, 20 का 20 21, 21 बटा 20 के स्क्वायर ऊपर माइनस 1, यहाँ पर 10,000, इसके बाद 441, 400 माइनस 1, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000, ये घटा लेंगे, देखिए तो कितना जाएगा 441 माइनस 400 बटा 400, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000 कितना 41 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटिएगा कितना जाएगा 25, 25 हो जाएगा, 25 गुना 41। तो यहाँ पर देखिए 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1000 या 25, यानी 1025 इसका उत्तर हो जाएगा, 1025 इसका कितना गया ब्याज। इस तरीके से करेंगे। अगर यहीं पर कहता कि ब्याज जो है त्रिमासिक संयोजित किया जाता है, तो रेट जो होता है, ये रेट जो होता है नया रेट कितना हो जाता है 10 का 1/4 करते ये परसेंट, और टाइम कितना हो जाता है, टाइम जो 1 का 4 करते तो 4 वर्ष हो जाता है। इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। अब इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो आप इसको आसानी से हल कर लीजिए। यहाँ पर आपको कभी-कभी क्या होगा, समय पूर्णांक में देगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, P जो है मूलधन जो है हम 8,000 रुपए लिखते हैं, 8,000 रुपया, और रेट जो है 5% और टाइम जो है 1/1/2 वर्ष। इसको हम कैसे बनाएंगे, वहां पर जो हम n ये जो लिखते हैं CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n माइनस 1। यहाँ पर n जो होता है पूर्णांक वैल्यू होता है, ये पूर्णांक वैल्यू यानी पॉजिटिव मान रखते हैं, समय जो होगा पॉजिटिव में होगा, लेकिन पूर्णांक वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, पूर्णांक वैल्यू, ठीक है ना। पूर्णांक कहिए यानी पॉजिटिव मान कहिएगा पूर्णांक में भी। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले जब भी देगा तो 8,000 आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद
आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं निकालिएगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ पर हमेशा मेषधन निकलता है, ये बात याद रखिएगा। 8000 है और यहाँ पर 1 प्लस r बटा 100, ये पहला ये रेट हो गया पहला का। दूसरा जो बच जाएगा 1 प्लस r बटा, और जो फ्रैक्शन बचेगा उसको यहाँ पर समय से गुना कर दीजिएगा। ये इसका एक्चुअल कांसेप्ट होता है जो हमको समझाना चाहते हैं। ये 8000 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिए 5%, तो 5 बटा 100 इंटू 1 प्लस ये 5, इसका समय कितना है 1 बटा 2 बटा 100। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, देखिए 20, तो 20 का 20 1 21, यहाँ पर लिखेंगे 21 बटा 20 गुना, ये तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 5 बटा 200, तो ये हो जाएगा आपका 8000 गुना 21 बटा 20 गुना, देखिए 200 205 बटा कितना हो जाएगा 200, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 गुना 8, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 गुना 21 गुना 205। ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा मिश्रधन। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 410 गुना 21। यहाँ पर आप इसको गुना कर लीजिएगा, तो देखिए गुना हम जो करते हैं इसको 0 0 2 8 और यहाँ पर 410, तो आपका उत्तर है 0 1 6 और 8, यानी कि इसका मिश्रधन जो है कितना आ गया, इसका मिश्रधन आ गया 8610 रुपया। और बताइए मूलधन कितना था 8000, तो ब्याज कितना हो गया, मूलधन था आपका 8000, तो बताइए ब्याज कितना हो गया, CI बराबर इस तरीके से हम निकालेंगे इसका 610 रुपये। अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन में देगा, यहाँ पर समय फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन में देगा तो इसको हम कैसे बनाते हैं आज आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हम समझेंगे वर्तमान जनसंख्या और बाद की जनसंख्या कैसे निकालते हैं। आपको कहेगा वर्तमान जनसंख्या दे देगा, कहेगा इस रेट से बढ़ता है, तो बाद की जनसंख्या पूछेगा, अगर बाद की जनसंख्या दिया रहेगा तो वर्तमान की जनसंख्या पूछेगा। यहाँ पर CI का फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले Q बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100, यानी मिश्रधन का फॉर्मूला पावर n, ये फॉर्मूला है इसका, इसी से हम निकालेंगे। अगर कहेगा कि जनसंख्या में कमी हो गया तो माइनस लिखेंगे, और कहेगा जनसंख्या में वृद्धि हो गया तो प्लस लिखेंगे, और n का मतलब जितना वर्ष के लिए समय दिया जाएगा। Q का मतलब ये जो Q जो होता है बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या और P वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पर कहेगा वर्तमान जनसंख्या जो है, अगर हम यहाँ पर सवाल लेते हैं कि 8000 है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, उसका जो परसेंट है 10% दर से वृद्धि हो रहा है, और समय जो है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। तो बताइए 2 वर्ष के बाद कितना जनसंख्या हो जाएगा, तो Q पूछ रहा है हमसे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर Q बराबर P इंटू, तो P कितना लिखिएगा 8000 1 प्लस, तो 1 प्लस R कितना है 10 बटा 100 के पावर कितना 2, तो 1 0 से 0 काट लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 8000, यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा 10 के पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8000 गुना 10 एकम 10 1 11 110, यानी 11 बटा 10, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पे लिखते हैं 8000, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कट गया, और 8 गुना कर देंगे, 8 गुना 16 और 8 1 9, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा कितना 9680, यानी कि ये जो है पहले जनसंख्या 8000 था, अब 8000 जो है 10% दर से कितना हो गया 2 वर्ष के बाद 9680 जनसंख्या हो गया। अगर यहाँ पर क्या कमी के लिए तो क्या करना है, ये प्लस है, इसमें यहाँ पर माइनस कर देंगे,
तो ये आपका कर्ली हो जाएगा। यहाँ पर सवाल जो है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि देखिए एक जनसंख्या, सब कुछ यही रहेगा, ये जनसंख्या क्या है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए कितना था, यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या को आप मान लीजिएगा प्रेजेंट, और उसके बाद जो पता है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़ करके कितना हो गया, ये 8000 हो गया। तो याद रखिएगा ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, जो 3 वर्ष का आप पीछे का जनसंख्या है उसको पी मान लेंगे, यानी उसको प्रेजेंट मानेंगे, और अभी जो करा 8000 है तो ये फ्यूचर समझ लेंगे। पीछे से चलना होगा तो आप इसको प्रेजेंट मानिए, इसको आप क्या करिए प्रेजेंट मानिएगा, और ये फ्यूचर में आ गया। तो यानी p × 1 + r/100। बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि अब जो जितना भी समय होगा वो तो चलेगा ही, और ये अब का 3 वर्ष के बाद इतना हो गया, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा p × 1 + रेट वही रहेगा 10%/100, और 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो गया, इस प्रकार से। चाहे आपको ऐसा पूछ सकता है, इसको आप हल कर लेंगे, या आपको ऐसे पूछ सकता है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना होगा, तो यहाँ पर कहेगा वर्तमान में दिया हुआ है और कहेगा 3 वर्ष पूर्व, तो हम आप हमेशा जो है पूर्व से चलेंगे, पूर्व को ही मान लेंगे वर्तमान, उसके बाद जो जनसंख्या अभी है वर्तमान में उसको मान लेंगे फ्यूचर, तो वहां से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आसानी होगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर आप कंसेप्ट को यूज कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, 100% बनेगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा भाग क्या होता है, कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चर क्या होता है। तो चर ABCD का कोई भी लेटर है वो चर है, जिसका मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं। अचर क्या होता है, तो जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 5, 10, 50 ये सब फिक्स मान है। अब यहाँ पर पद क्या होगा, पहले तो हम समझते हैं व्यंजक के पद। व्यंजक के पद, अगर यहाँ पर अचर और चर के साथ कोई भी अक्षर को गुणा करते हैं तो व्यंजक का पद होता है x × 5 कितना हो जाएगा 5, ये व्यंजक का पद है। अब बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, तो बीजीय व्यंजक जो होगा, बीजीय व्यंजक को हम जब जोड़ते हैं, दो अलग अलग व्यंजक को जब जोड़ते हैं प्लस या माइनस करते हैं तो वह बीजीय व्यंजक का रूप धर लेता है। यहाँ लिखते हैं 5x + 2, ये बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 5x + y + 6, यह एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 3x² + y² + z², ये भी एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर आपको इसका प्रकार जानना है। अगर एक पद इसमें होगा तो एक पद ही बीजीय व्यंजक कहेंगे, अगर 2 पद होगा तो द्विपद कहते हैं, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अगर 3 पद होगा तो ट्रिनोमियल बोलते हैं, यानी 3 पद होगा किसी व्यंजक का तो उसको ट्रिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर आप ये बात आप जानते होंगे, हम इस 7th क्लास में पढ़ा के आए हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़। जोड़ क्या होता है, यहाँ पर 2x + y, इसको जोड़ना है हमको 3x - 9y। इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको जो है ऐड करने के लिए आप ये भी प्लस है ये भी प्लस है, पहले अक्षर को जोड़िए, अक्षर को। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये x। अब ये यहाँ पर नहीं पूछा था 1 है, ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा -8 होगा ना, तो -8y, यही तो हो गया इसका जोड़। यहाँ पर कहेगा कि 2x + 6y, इसको जो है जोड़िए किससे, 3x + 5y से। तो जोड़ने के लिए कहेगा, देखिए पहले अक्षर को जोड़िए, 3 और 2 5x, 6 और 5 प्लस में 11y, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पर कहेगा आपसे कि घटाओ बताइए, इसका सब्ट्रैक्शन घटाओ। तो यहां पर घटाओ कहेगा तो लिखेगा 3x + 9, इसमें से आपको घटाना है 2x + 5। तो घटाएंगे तो देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पूरे माइनस इसमें गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर
3x प्लस 9 माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ पर देखिए पहले अक्षर को अक्षर से घटाइए, 3 में से 2 गया तो 1, तो यानी 1 सिर्फ x लिखते हैं और 9 में से 5 जाएगा कितना होगा प्लस 4। ये आपका इसका घटाव हो गया। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिएगा कि अगर कोई भी लेटर लिखा हुआ है, अगर आपसे कहेगा इसका गुणांक बताइए, यहाँ पर देखिए व्यंजक का इसका गुणांक कहेगा, इसका गुणांक 5 हो जाएगा। गुणांक मतलब क्या, यानी चर को छोड़ करके जो अक्षर वाला होता है उसको लिखते हैं, या प्लस या माइनस से। यहाँ पर अगर बताइए एक बार, अगर आपसे लिख दिया जाए माइनस एक्स प्लस 9y, अगर हम कुछ इसका बताइए x का गुणांक क्या होगा तो आप कहेंगे माइनस 1। अगर यहाँ पर पूछे y का गुणांक क्या होगा तो आप कहेंगे यहाँ पे प्लस 9। ये बात आप ध्यान रखिए। अब आता है घटाव के बारे में। ये तो गुणा के बारे में आपको समझा दिए, अब आता है गुणा। गुणा क्या होता है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर 2 लिखा हुआ है, अगर 3 से उसको 3y से गुणा करना है तो अक्षर को गुणा कीजिए, 3 गुना 6, x को y से xy, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको देगा दो पद, यानी दो पद के रूप में 2x प्लस 3 और इनटू 2x माइनस 4, इसको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए इसको जो है पहले क्या करेंगे, ये 2x लिखेंगे यहाँ पर और एक बार टोटल लिखेंगे 2x माइनस 4, यानी बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 3 और एक बार फिर टोटल लिखेंगे 2x माइनस 4, गुणा करेंगे यहाँ पे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 गुना 8x प्लस 6x माइनस 12। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 8 और में से ये 2 6 जाएगा तो माइनस 2x माइनस 12। ये आपका इसका क्या आ गया, गुना आ गया। तो इस तरीके से हम पहले एक इसको लेंगे बाहर में तो ये पूरे लिखेंगे, फिर इसको लेंगे प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, पूरे लिखेंगे और गुणा कर देंगे। इस तरीके से हम इसका गुणा करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कहा जाएगा इसको भाग करना है, जैसे देखिए 4x स्क्वायर को भाग देना हमको 2x से, तो कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर घटाव करने का नियम आपको याद होना चाहिए। इसको जो है 4x स्क्वायर से भाग देंगे 2x, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो 2 और देखिए इसके पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो x 2 माइनस 1 यानी कि 2x। इस तरीके से हम इसको भाग देते हैं। तो ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक का जो कंसेप्ट है ये। आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, 100% बनेगा। यहाँ पर आपको दिया जाएगा 1/2a प्लस b/3 को गुना करना है 1/2a माइनस b/3। कैसे गुना करेंगे, तो सबसे आसान होता है 1/2a, पहले पूरी लिख दीजिए 1/2a माइनस b/3, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए b/3 और यहाँ पर 1/2a माइनस b/3। अब यहाँ सबको गुना कर दीजिए, आ गया उत्तर। देखिए नीचे से गिना कि 2 दूना 4 और a को a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर बटा 4 माइनस देखिए 1 यानी 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1/6 और a और b को गुना कीजिएगा तो ab प्लस ये b को a से गुना कीजिएगा तो ab अब बटा ये 3 दूना 6, उसके बाद माइनस b स्क्वायर बटा 3 तिहाई 9। देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर बटा 4 और माइनस b स्क्वायर बटा 9, ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर आपको कुछ सर्वसमीका ज्ञात करना है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। वैसा जो सत्य चीज जो किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में वो सब कुछ सत्य हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर आपको एक रिजल्ट दिया जाए, इसको बोलते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका जो प्रमाणित होगा उसको कोई चीज नहीं कह सकता, वो सत्य है, वो सर्वसमीका। यानी कि आपको कहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये जो है सभी नंबर के लिए सत्य है। आप कोई भी नंबर माइनस प्लस लेके देखिए 100% सत्य है, तो ये आपको इसी को बोलते हैं सर्वसमीका। अब इसी पर आपको सवाल बनाना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपसे पूछा है a माइनस b का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पर आपको सवाल बनाना है।
यहाँ पर सवाल दे देगा आपको 408 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, यानी इसको हल कीजिए और कहेगा आपको इसका सर्व समीकरण का उपयोग करके हल करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 400 प्लस 8, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया ना। यहाँ पर इसको हम इसी फॉर्मूला पे लिखेंगे, देखिए 400 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 400 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, इधर 2 को 0 है तो 4 को 0 हो जाएगा, अब प्लस 64 प्लस 4 गुना 8 88 64 00। अब सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 और उसके बाद 4 6 उसके बाद 6 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम हल करेंगे। अगर माइनस का ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ देगा 398 का इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए, कहेगा सर्व समीकरण का प्रयोग करके, तो कैसे बनाएंगे, तो हम एक समझा दिए, आप इसको क्या कीजिएगा 400 माइनस 8 कर दीजिएगा, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, ये आसान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं घातांक और घात के बारे में क्या होता है। घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। यहां पर अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं 2 के पावर 4, यानी कि ये जो घातांक जो है इस शॉर्ट में किसी बड़े नंबर को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। अब यहां पर 2 को बोलते हैं आधार, आधार या बेस, और 4 को बोलते हैं घात, और ये जो रूप है इसको बोलते हैं घातांकीय रूप, घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको घटा, इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला नियम होगा a के पावर m गुना a के पावर n, अगर दोनों का बेस समान होगा तो पावर जुटेगा, m प्लस n होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, यहाँ पर कहेगा 3 के पावर 80 गुना 3 के पावर 71। अब इसको सॉल्व करके गुना कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसको आपका इसको आसानी से क्या करेंगे, 3 बेस समान है तो पावर को जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 कितना हो जाएगा 151। दूसरा आता है यहाँ पे एक यानी m है और इसको a से भाग दीजिए, इस प्रकार से रहेगा, यानी तो लिखेंगे हम a के पावर m माइनस n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के पावर 80 अब बटा 3 के पावर 71। जब इसको हम लिखेंगे 3 80 माइनस 71 कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 9, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अगला जो कंसेप्ट है तीसरा, a के पावर n इसके पावर m, अगर ब्रैकेट पे करके रहेगा तो आप लिखिएगा a के पावर m गुना n। तो यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं 2 के पावर 3 इसके पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 के यानी पावर 5 तिहाई 15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखिएगा a के पावर n के पावर m बराबर, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, a के पावर n इसके पावर m, ये इसके पावर m होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर आपको कभी भी ऐसे सवाल दे दे 2 के पावर 3 इसका स्क्वायर, तो कैसे हल करेंगे, तो ऐसे सवाल को हम ऊपर से हल करते हैं, ऊपर से। तो देखिए पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर 2 के पावर 9, इस तरीके से हल करते हैं ऊपर से। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि a के पावर n है, तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं a के पावर माइनस n, या इसको जो है अगर ऐसे देगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर सवाल देगा 2 के पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 के पावर माइनस 5, या आपको दे देगा यहाँ पर 2 के पावर माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 के पावर 5। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 32। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कोई भी नंबर दिया है उसके पावर 0 उसका मान 1 होता है, कोई भी नंबर 1000 उसके पावर 0 बराबर 1,
999, 900 इसके पावर 0 बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर अगला नियम है छठा, देखिए a गुना b के पावर m रहेगा, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। a के पावर m गुना b के पावर m, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर m रहेगा। अगर 2 गुना 3 के पावर अगर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 6। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिया रहेगा कि a बट्टा b के पावर m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m बट्टा b के पावर m। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देखिए 5 के पावर 7 इसके पावर 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 100 बट्टा 7 के पावर 100। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये घटान करने का नियम है। इसके बेस पर अब सवाल हम पहले कंसेप्ट का आपको समझाते हैं, उसके बाद हम फिर सवाल को भी करेंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे सीधा समानुपात क्या होता है और व्युत्क्रम अनुसमानुपात क्या होता है। आइए समझते हैं। हम आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए एक छड़ है जिसका लंबाई जो 5 मीटर है, उसका भार 10 केजी है, और एक दूसरे छड़ जो है वो 15 मीटर का है। तो बताइए इसका वजन कितना होगा। इसका वजन जो है मान लेते हैं x कितना होगा। यहाँ पर ये सीधा समानुपात का कंसेप्ट कहता है कि वैसी दो राशि जिसका एक का मान बढ़ने पर दूसरा का मान बढ़े और दूसरा का मान घटने पर पहला का भी मान घटे, ऐसे राशि को बोलते हैं सीधा समानुपात। यहाँ पर इसका ये जो होता है 5 मीटर, यूनिट को समान करते हैं 5 मीटर और ये 15 मीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। और समानुपात और 10 केजी, पहले का 10 केजी और दूसरा वाला तो है नहीं, तो ये x केजी। ये केजी से केजी कट जाता है, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये लिखेंगे 5 बट्टा 15 बराबर 10 बट्टा x। यहाँ पर 5 से 15 3, तो x बराबर क्या जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 30। ये जो 30 आया है 30 केजी हो जाएगा, यानी इसका वजन कितना आ जाएगा 30 केजी। आप ऐसे भी सोचिए ना कि 5 मीटर का 10, तो 5 से 15, 10 से 30, इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग सीखना है ये प्रतिलोम क्या था, उल्टा। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि किसी काम को करने के लिए हमको 10 आदमी की आवश्यकता है। अगर आधे दिन में करना होगा, आधे दिन में, दिन को क्या किए कम कर दिए, तो अब व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यानी कि अगर कोई काम 4 दिन में अगर हमको 10 आदमी करता है, अगर काम को हम 2 दिन में करवाना चाहते हैं तो व्यक्ति की संख्या कितना होगा, दुगुना, 10 दूना 20। तो इसके लिए आप याद रखिएगा m1 d1 बराबर m2 d2। यहाँ पर सवाल देगा कि एक व्यक्ति जो है, मान लेते 10 व्यक्ति है, किसी काम को 10 मैन जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में। तो बताइए कितना आदमी पता नहीं है, लेकिन वो 3 दिन में करना चाहेगा, काम को 3 दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 दूना 6, यानी कि x बराबर कितना गया 20 आदमी। अब देखिए यानी इसका आधा हो गया, यानी 20 आदमी, ये 10 आदमी जो है 6 दिन में करता है, हमको 3 दिन में करवाना है, तो कितना होना चाहिए 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, तो x का मान कितना गया 20। इस तरीके से बनाते हैं। आपको कहेगा जो यानी कि सवाल में कि 10 गो मैन है, ये जो काम जो है 8 दिन में करता है कंप्लीट। तो बताइए कि ये 20 मैन जो है, 20 मैन ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा, हमको दिन पता नहीं है, x मान लेते हैं। तो इसको दोनों को गुना करेंगे, 10 गुना 8 बराबर 20 गुना x, जिसे काट दीजिए, 2 से काटेंगे 4, यानी कि हमको x जो मान आ गया 4 दिन में जो है ये करना कंप्लीट हो जाएगा। इस पे सवाल देगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सारी चीज को हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं वृत्त से। अगर यहाँ पर वृत्त दिया है, इसका कंसेप्ट आपको समझा चुके हैं। अगर ये वृत्त है, इसका त्रिज्या जो आपको दिया हुआ है 14 मीटर, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल कहेगा तो एरिया जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी पाई का मान 22 जब तक नहीं कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है। और पाई आर 14 है तो 14 गुना 14,
ये मीटर है तो लास्ट में मीटर, इधर भी मीटर और इधर भी मीटर, तो 7 दूना 14, तो इसको 14 दूना 28, तो यानी 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 कितना हो जाएगा 56 और 5 61, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी का परिधि पूछेगा सरकमफ्रेंस तो क्या हो जाएगा 2 पाई r होता है, यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान 14 मीटर, तो 7 गुना 14, 2 गुना 4, 4 गुना 8, ये 8 मीटर हो जाएगा। यहीं पर इसका व्यास पूछता तो d बराबर, तो क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है 2r, तो यानी कि 2 गुना 14 मीटर 28 मीटर, इसका 28 मीटर हो जाएगा। इसी को अगर आधे से काट देगा यहाँ पर, इसी को अगर आधे से काट दिया यहाँ पे, इसको आधे से काट दिया तो ये आधा काट दिया है, ये रेडियस तो वही रहेगा इसका r और 14, तो कहेगा यहाँ पे इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, देखिए ये टोटल यानी कि पाई r प्लस 2r, ये आधा और इसका यहाँ से r और ये भी r, तो 2r होगा ना जी, तो r कॉमन आ जाएगा बाहर, r पाई प्लस 2, तो यानी कि r इंटू पाई का मान 22/7 और प्लस 2, r का मान कितना है 14 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 दूना 14 और 22 कितना होगा 22 और प्लस 14, तो ये आपका हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 14 गुना 36/7, तो 2 से 2 काटेंगे, 36 गुना 72, लास्ट मीटर लगा दीजिए, क्योंकि मीटर में इसका जो होता है परिधि जो होता है मीटर में होता है और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम क्षेत्रफल ये परिमाप निकालते हैं या परिधि कहते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल कहता था एरिया, बस कुछ नहीं, इसका आधा कर दीजिए, जो निकाले इसका आधा, ये इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 308, इतना मीटर स्क्वायर, इसका आधा सिर्फ आधा क्षेत्रफल में आधा होता है, परिधि में अर्धवृत्त का कहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे सवाल बनता है, ये इससे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हम समझेंगे द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके बाद आता है यहाँ पे त्रिभुज। यहाँ पर इसका हाइट दे देगा h बराबर 6 मीटर और ये आपका बेस दे देगा आपका 10 मीटर, तो कहेगा इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया आपका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 बेस कितना है 10 मीटर और हाइट कितना है 6 मीटर, काट दीजिए 5 हो जाएगा, यानी 10 6 5 30, ये मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसी में अगर परिमाप पूछता तो उसके लिए वो सवाल हमको यहाँ पे माप देता सबका, वो कहता है कौन त्रिभुज है, यहाँ पे 6 मीटर दे देगा, 4 मीटर देगा और ये आपको 7 मीटर देगा, और कहेगा इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो पेरीमीटर और क्या होता है सबका ऐड कर दी, सभी भुजाओं का योग, तो 7 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 4 मीटर, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 7 17 मीटर। अगर इसी का अर्ध परिमाप कहेगा s बराबर 1 से अर्ध पर इसका आधा 17 का आधा, तो ये हो जाएगा 8 गुना 16.5, ये आपका हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो इस प्रकार से त्रिभुज का सवाल बनता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे इसके बाद आयत के बारे में, आयत ये इसका लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई है आपका 8 मीटर, कहेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा दोनों का L गुना B, तो L कितना है 10 मीटर और B कितना 8 मीटर, तो गुना कर दीजिए 80 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। परिमाप कहेगा तो सब भुजा को जोड़िए 2 इंटू परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू, हम पढ़ा के आ चुके हैं, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, 2 गुना L कितना है 10 मीटर और B कितना 8 मीटर, तो इसको ऐड कर दीजिए 18 गुना 36 मीटर, ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम सवाल बनाते हैं इस तरीके से। इसके बाद अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज पे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया जाएगा समांतर चतुर्भुज, ये कहेगा आपका 12 मीटर है और इस पर ये लंब डाला जाएगा और कहेगा ये 8 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी बेस कितना हो जाएगा ये 12 मीटर और हाइट 8 मीटर, गुना करें कितना हो जाएगा 12 × 96 मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होंगे,
आपको कहेगा देखिए ये जो है इसका पहला विकर्ण है D1 बराबर आपका दे देगा 16 और ये दूसरा विकर्ण जो है आपको 10 मीटर का है, इसको लिखते हैं D2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, समचतुर्भुज, इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना है पूरा यहाँ से 16 मीटर और D2 कितना है 10 मीटर, काटिए 8, तो 8 दाएंगे 80, इतना मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगर समचतुर्भुज कहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर इसको निकालने का अगर मान लीजिए आप भुजा कह देगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण जो है हम 7वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं, इस समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो ये टोटल यहाँ से कितना है 16, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये टोटल कितना 10, तो ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर समकोण बनता है, तो बताइए यहाँ से ये समकोण त्रिभुज लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, उसका ये भुजा निकाल लीजिएगा। ये आपका आधार ये लंब कोई भी इसको लंब मान लीजिए आधार या इसको आधार, इसको लंब मान लीजिए कर्ण निकाल लीजिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखा है कर्ण बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप जो इसका ये h भुजा निकाल सकते हैं। अब भुजा तो सब बराबर होता है, इसका परिमाप निकाल लीजिएगा। ये हो गया आपको समचतुर्भुज। इसके बाद आता है समलंब चतुर्भुज। यहां पर समलंब चतुर्भुज का फिगर इस प्रकार से बनता है। ये आपका दे देगा a, ये b और ये हाइट आपको दिया जाएगा h। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 a प्लस यानी a प्लस b इंटू h। तो यानी कि देखिए आप ये कह देगा आपको 10 मीटर, ये कह देगा आपको 18 मीटर और हाइट कह देगा 8 मीटर। तो यहाँ पर 1/2 ये दिया जाएगा 10 मीटर प्लस 18 मीटर और ये h कितना है 8 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 28 मीटर और ये 2 से काटिए तो कितना 4, ये 4 मीटर। तो 8 चौक 32 और 4 दूना 8 और 3 11, ये आपका 112 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समबाहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एक लाइन इस प्रकार का दिया जाएगा बना करके, इसको जो इस प्रकार से मिला दिया जाएगा, मेन आधार इसको बोलते हैं आधार लाइन। और कहेगा कि देखिए ये जो है ना 8 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये आपको 10 मीटर। यहाँ पर ये लाइनिंग दिया जाएगा यहां से यहां तक, आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक 6 मीटर और ये दिया जाएगा आपको 2 मीटर। और कहेगा इस आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 8 और ऊंचाई 8 मीटर और ऊंचाई कितना 10 मीटर। तो काट दीजिए कितना 5 8 5 40, इसका एरिया कितना निकल गया 40 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 1/2 यहाँ पर ध्यान दीजिए कहा जाएगा कि ये जो है ना इसको समद्विभाजित करता है, ये वाला तो समद्विभाजित करता है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो अब बताइए हमको ये टोटल यानी कि ये 8 है, ये 3 है, 11 है, 11 मीटर हो जाएगा। और ये कितना है इसका आधार 10 मीटर, तभी तो समकोण त्रिभुज लगेगा ना। तो ये 5 हो जाएगा, 11 5 55 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा इसका इस एरिया का, तो 1/2 आधार कितना 3 और इसका हाइट 3 मीटर और हाइट कितना है 2 मीटर। काट दीजिए ये कितना जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया ये। अब इसका ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 1/2 आधार कितना है 6 मीटर, किसी को 6 और 2 ले सकते हैं और ये इसका ये है। तो काटिए 2 से कितना जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो बन रहा है ना समलंब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में पैरेलल होगा। आपको कहा जाएगा आकृति में मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 1/2 लगाइएगा और देखिए
10 और प्लस 6, 10 मीटर प्लस 6 मीटर, इंटू हाइट कितना है, ये देखिए इधर से 3 इधर से 3, 6 हो गया ना, 6 मीटर, तो काटेंगे कितना हो गया 3, तो यहाँ 16 दिया 48 मीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ दीजिए तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 40 मीटर स्क्वायर प्लस 48 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर। इसको आप जोड़ लीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बहुभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम सीखेंगे त्रिविमीय आकृति का, अब हम सीखेंगे त्रिविमीय आकृति का, अब हम सीखेंगे त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका आयतन कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपको घनाभ, घन, बेलन और शंकु, यही 4 चीज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ, ये घनाभ का क्या होता है, तो पहले हम एक फिगर बनाते हैं आपको। ये एक घनाभ का चित्र है। यहां पर आपसे पूछा जाएगा, यहां ये एक घनाभ का चित्र है, यहां पर हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद एच हो गया यहां तक। अब यहां पर सवाल बनता है जो इसके कितने सतह होते हैं, तो याद रखिए घनाभ और घन दोनों के लिए समान सतह होते हैं, यानी 6 सतह होता है। देखिए इसके ऊपर 1, इसके नीचे 2, इसके बगल में एक 3 और ये 4, उसके बाद एक सामने फ्रंट 5, एक पीछे 6, यानी ऊपर नीचे 2, आगे पीछे 2 और यानी कि सामने और पीछे, तो कितना हो जाएगा 6 सतह। अगर आपसे पूछेगा सतह कितना होता है इसका, सतह तो सरफेस, तो आप कहिएगा 6। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका किनारा कितना होता है, किनारा, किनारा, किनारा का मतलब होता है ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जहां पर 3, यहां पर देखिए ये जो लाइन है इसको किनारा कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और पीछे ये वाला 12, यानी कि इसमें जो होगा किनारा आपको 12 होगा, 4 इधर 8 हो गया, 8 1 9 10 11 12, तो टोटल किनारा कितना हो गया 12। अगर आपको पूछेगा कोण या शीर्ष, तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, या शीर्ष कहेगा तो आप कहेंगे यहाँ पे 8 हो गया। ये घनाभ के लिए भी सेम है, इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका लंबाई L, B और H, तो इसके लिए होता है 2 into L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। यहाँ पर आपको माप दे देगा, ये आपको दे देगा यहाँ पे 8 मीटर, ये 8 मीटर, ये 6 मीटर और ये आपको दे देगा 5 मीटर, हाइट 5 मीटर। इसका आपसे पूछेगा संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो 2 गुना L के जगह पे लिखिए L कितना है 8 मीटर, B कितना है 6 मीटर और प्लस बताइए B कितना है 6 मीटर और H कितना है 5 मीटर, प्लस H कितना है 5 मीटर और L कितना है 8 मीटर। अब सबको गुना करके जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 छक्का 48, 48 प्लस 6 पंचे 30, 8 पंचे 40 और लास्ट में मीटर स्क्वायर लगा दीजिए सब में, तो जोड़ दीजिए 70 और 70 यानी कि 118, 2 गुना 118 मीटर स्क्वायर, 18 गुना 36 और 2 मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
यहीं पर इसका आयतन पूछेगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम आयतन कहेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर लिखना है आपको वॉल्यूम, यानी कि L गुना, यानी V से लिखते हैं V बराबर L गुना V गुना H होता है। तो बताइए L कितना है, L आपका हो गया 8 मीटर, V कितना है 6 मीटर और H कितना है 5 मीटर। अब गुना कर दीजिए, 856 8 24 240 इसका उत्तर हो जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। इसको हम आयतन कहते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर दीजिए, इसका आयतन हो जाएगा। यहाँ पर सेम घन के लिए भी है, घन के लिए सेम कंडीशन है, बस इसका इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। घन में जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा उसको घन कहते हैं, उसको हम घन कहते हैं। इसको मिला देंगे इस तरीके से, ये घन हो गया। इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा और ये भी 6 मीटर हो जाएगा, यानी ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये L हो जाएगा। इसका अगर पूछेगा सतह कितना होता है 6, किनारा कितना होता है 12 और कोण कितना होता है तो 8, यानी कि इसका ये जो इसको शीर्ष भी कहते हैं बिंदु, शीर्ष बिंदु जहां तीनों को जो है यानी कि किनारा मिलेगा उसको हम कहते हैं शीर्ष। तो इसका शीर्ष कहेगा, शीर्ष भी कहेगा, इसको शीर्ष भी कहते हैं। तो शीर्ष कितना हो जाएगा 8। इसका अगर आपसे एरिया पूछेगा तो याद रखिएगा 6L² होता है, यानी कि 6 गुना भुजा। ये L कितना है, सब भुजा तो बराबर होता है 6 गुना भुजा, यानी कि ये H है। तो यानी कि ये जो घन जो होगा जिसका L बराबर B बराबर H बराबर तीनों बराबर हो गया, हम समझ में क्या हो गया, वो घन हो गया, घन का माप। तो ये भी तो हम ये बात लिखना नहीं है इसको, ये बात तो सिर्फ आपको एक बार L लिख दी तो सब बराबर हो गया। यहाँ पर L का मान कितना है 6 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आयतन पूछेगा तो आयतन वॉल्यूम, तो यहाँ पर देखिए L गुना B गुना H, तो इसमें यहाँ इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला L क्यूब मतलब भुजा क्यूब। तो L कितना है 6 मीटर, 6 मीटर का क्यूब करेंगे तो 216 क्यूब, ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण √3a होता है, √3a। देखिए √3L या a कहिए, ठीक है। L मतलब एक भुजा या a, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और a मतलब क्या, एक भुजा 6 है ना, 6 लिखेंगे 3 और ये 6√3L यानी कि मीटर, इस तरीके से। अगर इसका अगर विकर्ण पूछता तो विकर्ण के लिए इसका लिख देते हैं फॉर्मूला। विकर्ण के लिए कहेगा तो √L² प्लस B² प्लस H²। आपसे पूछा जाएगा एक घनाभ है उसमें अधिकतम लंबाई का छड़ क्या होगा, तो विकर्ण के लंबाई के बराबर छड़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ विकर्ण के लिए बात है। आइए अब हम समझते हैं बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है, इसको हम बेलन कहते हैं। इसको त्रिज्या दोनों का जो नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर होता है, ये विड्थ होता है, ये विड्थ है, ये बीच दोनों विड्थ है। ये यहाँ पे यहाँ से ये R बराबर 7 मीटर ले लेते हैं, यहाँ पर भी 7 मीटर। ये जो देख रहे हैं बगल वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं, जस्ट लाइक देखे होंगे सिलेंडर, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। यानी कि इसका जो है फॉर्मूला होता है पहले, अगर पूछेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये यहाँ पर हाइट आपको दिया जाएगा, ये h इस प्रकार से, ये कहेगा ये h जो है यहाँ पे थोड़ा सीधा खींचते हैं, ये h बराबर आपको कहेगा 5 मीटर है। तो बताइए इसका ये जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का। देखिए ये जो इसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं, इसको वक्र पृष्ठ। तो यानी कि यहाँ पर आके पाई का मान जब तक नहीं कहेगा तब तक हमको 22/7 ही समझना है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और r कितना 7 मीटर, तो h कितना है 5 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, 5 दूना 10 यानी 220 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। अगर यहीं पर कहता है कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, यानी लिख देते हैं यहाँ पर संपूर्ण
संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए इसका होता है, देखिए पहले तो ये तो आपका बगल वाला पार्ट हो गया, ऊपर आएगा नीचे, तो यहाँ पर देखिए यह 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये पहला वाला पाई स्क्वायर दूसरा वाला पाई स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा इसमें से कॉमन 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कितना हुआ एच प्लस आर, ये आपका कितना बच गया एच प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर कितना है 7 मीटर और एच कितना है 5 मीटर और ये आर कितना 7 मीटर, 7 5 12, इसको सॉल्व करेंगे 7 7 कट गया, 22 गुना 44 और गुना 7 5 12, ये 12 मीटर स्क्वायर इधर मीटर और 12 देखिए 12 चौक 48 का 8 गुना 4 12 चौक 48 4 कितना 52, यानी कि इतना मीटर 528 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या गया संपूर्ण, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी बगल वाला। आपसे यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 2 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 2 रुपया है, यानी संपूर्ण भाग को रंगने के लिए रंग चाहिए, तो बताइए इतना का कितना खर्च आएगा, दोगुना कर देंगे। अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यही पर पूछेगा आपसे आयतन, आयतन आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आयतन देखिए पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 मीटर, तो दो बार लिखते हैं 7 मीटर और एच कितना है 5 मीटर, तो 7 से 7 कट गया, 5 दूना 10 यानी 110 गुना 7 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब आएगा, देखिए मीटर मीटर मीटर, तो कितना आएगा 70, 770 मीटर क्यूब। ये इसका आगे किसका, ये बेलन का आयतन आएगा। यहाँ पर हम क्या समझे, एक वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन, इस तरीके से हम निकालते हैं। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे शंकु के बारे में, शंकु क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका आयतन, सारी चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर पहले हम एक शंकु बनाते हैं, ये एक शंकु है, इसको मिला देते हैं, इसको O यहां से A B और C, यहाँ पे R बराबर ले लेते हैं 7 मीटर, H बराबर 24 मीटर और ये जो L, इस देखिए ये लंबाई इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई, इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई, इसको हम L से लिखते हैं, L बराबर निकालना पड़ेगा। अब से पहले इतना तक समझिए, अगर L हमको निकालना पड़ेगा तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे यूनानी के, उन्होंने एक रिजल्ट दिया था h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए l मतलब h के जगह पे l² बराबर p का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर करना है और प्लस 7 का स्क्वायर, देखिए 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर l² चलता जाएगा, तो l² बराबर देखिए ये दोनों जोड़ेंगे कितना 625, ये सभी में मीटर लास्ट में लगा देंगे, l हम एक स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो हम डायरेक्ट रूट लिख देते हैं, इसका वर्गमूल 25 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो आपका L का लंबाई है 25 मीटर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछेगा उसका हम जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर पूछेगा इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब नीचे वाले को छोड़ के बगल वाला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 मीटर और एल का मान 25 मीटर। तो यहाँ पर 7 7 कट गया, 25 गुना 50 5 गुना 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण क्या हो जाएगा, पहले देखिए वक्र पृष्ठ, इधर वाला वक्र पृष्ठ पाई आर एल और प्लस संपूर्ण नीचे वाला ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर कितना होगा एल प्लस आर। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए, पाई का मान पहले तो आप रखिए 22/7, आर कितना 7 मीटर, एल कितना है 25 मीटर और आर कितना है, आर आपका हो जाएगा 7 मीटर। इसको काटिए 22 गुना 25 प्लस 7,
32 मीटर स्क्वायर। अब गुना कर दीजिए, उत्तर जाएगा 32 गुना 22 गुना 44 का 4 और 22 से 66 4 70, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 740 मीटर स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग पृष्ठ हो गया। आपसे आयतन पूछेगा तो क्या करेंगे, आयतन बेलन का आयतन का आधा 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है, किसका, शंकु का आयतन। तो बताइए यहाँ पे ये लिखेंगे पाई का मान 22/7, आर कितना 7 दो बार तो 7 मीटर गुना 7 मीटर और एच कितना है 24 मीटर और यहाँ पर बटे 3। तो 7 से 7 कट गया, 3 8 24, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना 16, 8 गुना 16 17 अब 7 यानी 7 मीटर क्यूब। तो इसको गुना करेंगे तो देखिए गुना कर दीजिए कितना जाएगा 7 6 42 और 17 7 119 और 19 और 4 कितना हुआ 223, यानी 123 119 123, ये आपका मीटर क्यूब में उत्तर हो जाएगा 1232। तो आपको जो है इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको जब जो पूछेगा आप उसका उत्तर आसानी से दे देंगे। यहाँ पर आप जो बेसिक कर रहा है वर्कपीस क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, आयतन क्या होता है, आपको यही समझना है। अगर हम इस पहले तो आपको बेसिक समझा रहे हैं, एक बार अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके एक एक टाइप के क्वेश्चन बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम एक बार पूरा समझा लेते हैं। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड बहुत ही बेसिक दिया गया है क्लास 8 में, तो हम आपको बेसिक समझाते हुए आगे चलेंगे, फिर हम 9th में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं उभयनिष्ठ, यानी 3x 9x स्क्वायर, इसका कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम फैक्टर करते हैं, तो 3 गुना x और इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे x होगा, तो 3 गुना 3 x गुना x। अब देखिए कॉमन इसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन लिखिएगा 3 और एगो x, इसमें एगो x है, तो ये इसी को बोलते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ, हिंदी में कॉमन या उभयनिष्ठ। अगर इसी में आप देखिए इसी को कहेगा फैक्टर करने के लिए, तो इसका फैक्टर हो गया, यहाँ पर लगा देंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हम लिखते हैं 4x स्क्वायर 12y स्क्वायर x स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है इसका बताइए कॉमन फैक्टर क्या होगा। इसका कॉमन पहले इसको तोड़ेंगे, 2 गुना 2 x गुना x, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना y गुना y और गुना x गुना x। यहाँ पर अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 को 2 इसमें भी, 2 को 2 इसमें भी, 2 गुना 2 x 2 इसमें भी है, x 2 इसमें भी है, x गुना x, तो कितना आएगा 4x स्क्वायर। ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसी को हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर आपको हम अभी जस्ट बताएं, आपको a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, इसी पे बनेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक बनाते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3। यहाँ पर हमें जो है इसका फैक्टर करना है, इस सवाल दिया जाएगा, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो कॉमन उसको बाहर निकालिए, इसमें ग्रुपिंग बांटना होता है, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ। तो इसमें से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3, ये प्लस है नहीं कुछ तो 1 और a माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस 1 इंटू a माइनस 3, इसको भी इस तरीके से ग्रुपिंग में बांट के करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि x स्क्वायर, यहाँ पे 6xy और प्लस 9y स्क्वायर, ये दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसका गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप इसको लिखिए a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना x गुना y प्लस 3 गुना या 3
y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और 2 into a गुना b। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x बीच में सॉरी माइनस था तो माइनस 3y का होल स्क्वायर, यही इसका गुणनखंड हो गया। इसका गुणनखंड ऐसे हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।